स्टार्ट, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और ये रही हमारी आज की प्रेजेंटेशन। चलिए जी, बड़ा ही डिटेल डिस्कशन करेंगे, सभी लोग सुनते रहें बस, ठीक है ना। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो कार्ड फर्स्ट कार्ड निकाला है वो वापस नहीं रखा। From a pack of 52 playing cards, find the probability that both cards are black. ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था बेटा, इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कोई चक्कर नहीं है। पहला कार्ड ब्लैक आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 26/52। सेकंड कार्ड ब्लैक आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब एक कार्ड तो ब्लैक यहाँ आ चुका है तो 25 फेवरेबल हो जाएंगे और टोटल केस इस बार 51 हो जाएंगे, क्योंकि हमने कार्ड जो निकाला है वो वापस रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है जी, एनी को ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर इसे लिखेंगे कैसे? कुछ इसमें सिर्फ यही लिखेंगे कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड बीइंग ब्लैक इज 26/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड बीइंग ब्लैक इज 25/51 बिकॉज रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। और सचिन मल्टीप्लाई इसलिए किया है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सब टास्क हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। अब सब टास्क मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरा पूरा टास्क क्या है, 2 कार्ड निकालने। अगर मैं एक कार्ड निकालूंगा या मैं सेकंड कार्ड निकालूंगा, ये सब टास्क होंगे। इन सब टास्क के नंबर ऑफ वेज भी मल्टीप्लाई होते हैं परमुटेशन में, और प्रोबेबिलिटी में इनकी प्रोबेबिलिटी भी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना, सब टास्क जहां भी आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ टास्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ सब टास्क आएंगे मल्टीप्लाई में। A box of orange is inspected by examining 3 randomly selected oranges. अच्छा जी, विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखा है। अगर सारे ऑरेंज अच्छे आ गए तो उस बॉक्स को सेल के लिए बोल देंगे कि अप्रूव हो गया, वरना नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी है निकालनी है हमें कि 12 गुड है 3 बैड है और वो अप्रूव होना चाहिए। अच्छा जी, तो मैंने कहा ये रहा हमारा बॉक्स जी, इसमें 12 तो गुड ऑरेंज है और 3 बैड ऑरेंज है। मैंने पहला ऑरेंज निकाला, गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 12/15, ऑब्वियसली रिप्लेस नहीं किया है। अब सेकंड केस में भी मुझे गुड ही आना है क्योंकि अप्रूव होना है, तो तीनों के तीनों केसेस में गुड ऑरेंज शुड बी द आउटपुट। तो सेकंड केस में गुड आने के चांसेस 11/14, थर्ड केस में गुड आने के चांसेस 10/13। तो ये आपकी आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉक्स बीइंग अप्रूव्ड। ठीक है जी, चलिए। अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड कॉइन्स आर टोस्ट। अच्छा जी, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। अच्छा जी, चेक, हाँ सही है। ये तो कल समझाया ही मैंने इस चीज से था कि अगर एक सिक्का उछाल रहे हैं और एक डाई थ्रो कर रहे हैं, सिक्के पे हेड आएगा या टेल आएगा, ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि डाइस पे क्या आने वाला है। हाँ है ना, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है वो बता देता हूं मैं। हमने कहा जी, आपका क्वेश्चन ने कहा है कि कॉइन टॉस किया है, तो हमारा उसका सैंपल स्पेस बन जाएगा हेड आएगा या टेल आएगा। डाइस थ्रो किया है, उसका सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट बनाया मैंने, हेड आएगा, हेड चाहिए ना अपने को, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और बी इवेंट मैंने बनाया कि आपका 3 ऑन द डाई, तो 3 ऑन द डाई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/6। अब अगर डाइस और सिक्का दोनों साथ में उछलेंगे तो कंप्लीट सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, H1 H2 से लेकर के H6 तक और टेल 1 से लेकर के टेल 6 तक। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब हमें क्या चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हेड भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए। तो हेड और 3 का तो एक ही फेवरेबल केस है, तो 1 टोटल कितना सैंपल स्पेस है हमारा 12। अब देखो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, क्या वो पी ए इंटू पी बी आ रहा है क्या? यस इट इज कमिंग। ठीक है, देयरफॉर इस सिचुएशन में
जो ए और बी जो दो इवेंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यस और नो? सर हाँ जी, जो सैंपल स्पेस और 1 और 2 है उनको बाद में साथ लेना जरूरी है? हाँ मतलब एक्चुअली में सैंपल स्पेस यही आएगा, वो मैंने वैसे समझने के लिए लिखा था। एक्चुअल कैसे सर, एक्सपेरिमेंट मतलब खाली अलग भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। सर पी इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला सर, एक बार वापस बता दो। अरे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि कॉइन पे तो हेड आना चाहिए और डाइस पे 3 आना चाहिए। तो कॉइन पे हेड आना चाहिए, डाइस पे 3 आना चाहिए, ऐसा तो एक ही आउटकम है H,3। ओके सर, ओके ओके। तो सर 1/, ओके ओके ओके। गिवन गिवन दैट इवेंट्स ए और बी कुछ ऐसे हैं, पी निकालना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया भाई? ये कब पढ़ा दिया मैंने? सैंपल स्पेस अलग अलग होता है दोनों का। हाँ मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो कुछ कॉमन नहीं होता उनमें। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी जी। इतनी बात ठीक है ना? अच्छा अब मैंने तो जो इसका एक ही रिजल्ट है, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा जी, अब आपका A यूनियन B जो है वो कितना आ जाएगा? 3/5। A की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। B की प्रोबेबिलिटी मुझे P दी गई है। पहले केस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो एलसीएम वेलसीएम ले लो यार, कितना आ जाएगा? 1/10 आ रहा है क्या? है ना? तो P की वैल्यू यहां से 1/10 आ गई। सेकंड केस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होता है? पी ए इंटू पी बी होता है। पी ए कितना है? 1/2। पी बी कितना है? P, तो ये कितना आ जाएगा? P/2। अब वही लगा दो रिजल्ट हमारा कि यूनियन जो है वो किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना जी? अच्छा अब आपका पी ए कितना दिया गया है मुझे? यूनियन दिया गया है 3/5। पी ए कितना दिया गया है? 1/2। ये है पी। इंटरसेक्शन हमारा कितना आ चुका है? P/2। तो ये कितना आ गया था? 1/10 इज इक्वल टू P/2। तो सेकंड केस में P की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। इस पूरे सॉल्यूशन में किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है जी, चलिए अति सुंदर। अब यार ये तो बिल्कुल ही आसान है यार, ये तो मत पूछते मेरे से। अ डाई इज टोस्ट थ्राइस। अच्छा, डाई को 3 बार उछाल दिया तो टोटल केस बनेंगे 216। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। तो एक बार ही ओड आए, 2 बार ओड आए या 3 बार ओड आए? मैंने कहा इससे बेटर तो ये कर लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवन। ये सबको समझ में आया क्या कि एटलीस्ट 1 ओड की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा? 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जब सभी के सभी आपके इवन हैं। हाँ या ना? यस। यस सर। पर अब पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ओके सर। अब सभी इवन होंगे तो पहले वाले डाइस, पहले वाले थ्रो में इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6। दूसरे वाले डाई में इवन आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 और तीसरे वाले थ्रो में भी इवन आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। तो ये 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 ये आ गया 1/8। एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी आपका? 7/8। 2 balls are drawn at random
विद सर रिप्लेसमेंट। एक बार वापस बता दो पहले वाला। सर हाँ जी, सर माइनस सर इवन 3/6 सर है तो सर ओड भी ऐसे ही आ जाएगा 3/6 इंटू 3/6 इंटू 3/6। वो तो तूने तीनों ओड कर दिए ना, एटलीस्ट वन ओड है। एक ओड, दो इवन, दो ओड, एक इवन, तीनों ओड, या तो तीनों, वो तीनों कैसे लिखो। ओके सर ओके। रिया बेटा मैंने ऐसे बताया कि अगर हमें एटलीस्ट वन ओड निकालना है ना, तो आप क्या करो, वन में से वो केस माइनस कर दो जब सारे इवन आए हैं, क्योंकि सारे इवन वाले माइनस करोगे तो कौन से बचेंगे, एटलीस्ट वन ओड ही बचेगा। भी ओड फिर या तो एक बार है, या दो बार है, या तीन बार है। अब सारे इवन वाले केस कैसे बनेंगे, पहले डाइस में इवन नंबर आने के चांसेस, 3 इवन नंबर है, टोटल सैंपल स्पेस 6 का है, 3/6। सेकंड थ्रो में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। थर्ड थ्रो में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। ओके सर। Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black balls and 8 red balls। अच्छा जी, ये बॉक्स है अपना, इसमें 10 तो ब्लैक बॉल हैं और 8 रेड बॉल्स हैं, और रिप्लेसमेंट करी है भाई। अब तो हो जाएंगे ये, इसका कौन सा पार्ट बताना है ये बता दो मुझे भी। अगर बोथ आर रेड है तो पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18, सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी फिर से 8/18, क्योंकि बॉल वापस रखी है। सेकंड केस में क्या है, पहली ब्लैक है दूसरी रेड, ऐसा है क्या। हाँ पहली ब्लैक है तो पहली ब्लैक है 10/18 से, दूसरी रेड है 8/18 से। अगले केस में पहली रेड हो जाएगी 8/18 से, दूसरी ब्लैक हो जाएगी 10/18 से। क्या इतनी बात सभी को समझ आ रही है। सर थर्ड पार्ट आपने गलत नहीं बताया। अच्छा, वन ऑफ देम ब्लैक, मैंने पढ़ा ही नहीं ना, तो बिना पढ़े तो गलती बताऊंगा। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज, तो इसमें दो केस बनेंगे कि आपका ब्लैक रेड भी हो सकता है, रेड ब्लैक भी हो सकता है। जैसे ये वाला रेड ब्लैक के लिए केस हो गया, तो ब्लैक रेड के लिए ऐड करना पड़ेगा। सर हाँ जी, सर यहाँ पे 8/18 इंटू में 8/17 नहीं आना चाहिए नहीं यार, उसने सेकंड कहा है केस ना में। रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बॉल वापस रखी है। ओके सर। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन आज का जो डाउट सेशन का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ए सोल्व करेगा हाफ प्रोबेबिलिटी से, बी सोल्व करेगा 1/3 प्रोबेबिलिटी से। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सोल्व। अच्छा जी, प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो इसके तीन तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ए ने सोल्व करी बी ने नहीं करी, ए ने नहीं करी बी ने कर दी, या फिर ए और बी दोनों ने कर दी। ठीक है, एक मिनट। इतनी बात ठीक है, या तो ये कर लो, या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार वन में से वो केस माइनस कर देते हैं जब ए ने भी सोल्व नहीं करी बी ने भी सोल्व नहीं करी, तो वो केस आ जाएंगे जब या तो किसी एक ने करी है या दोनों ने करी है। अब 1 माइनस ए सोल्व नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और बी सोल्व नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/3 बेटा जी कितना आ जाएगा, ये आपका 2/3। इतनी बात ओके है जी। सेकंड केस, सर फिर से हाँ बताऊंगा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। देखो बेटा, मैंने कहा कि प्रॉब्लम सोल्व होने के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो ए सोल्व कर दे बी ना करे, पहला केस, ए ना करे बी कर दे, या दोनों ही कर दे, या तो ये तीनों केस काउंट कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। मैंने तुम्हें उसका ऑल्टरनेटिव दिया, मैंने कहा वन में से उस बात की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जब दोनों ने ही सोल्व नहीं किया, है ना, तो वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि प्रॉब्लम सोल्व हुई है। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ए करेगा बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा बी करेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। ए करेगा सोल्व हाफ प्रोबेबिलिटी से, बी नहीं करेगा 2/3 प्रोबेबिलिटी से। ए नहीं करेगा 1/2 प्रोबेबिलिटी से, और बी कर देगा 1/3 प्रोबेबिलिटी से। एलसीएम ले लेंगे 6, 2 + 1 3, 3 2 6, तो फाइनल आपका आउटपुट, सॉरी फाइनल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है जी।
यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? सर 15 वाला वैसे तो हो गया, लेकिन एक बार थोड़ा लॉजिकली बताना ये वाला। सर इसे लिखेंगे कैसे, मुझे ये नहीं पता चल रहा। तो 15 का थर्ड याद देना। यार देखो, ई अच्छा हमने करना क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छा जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स, अच्छा किस किस केस में इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब इसमें थर्ड पार्ट बता देता हूं मैं। द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, तो ई के फेवर में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? 4 तो किंग आ जाएंगे, 4 क्वीन आ जाएंगी जी। हाँ है ना, लिखूंगा नहीं मैं इसको, ये यस सर। समझ है ना। और एफ के फेवर में भी क्या आ जाएंगे? 4 क्वीन और 4 जैक। तो ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/52 और एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/52। अब अगर हमें इनको इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो इनके इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे क्वीन वाले। यस सर। ठीक है, तो वो आ जाएगा 4/52। यस सर। अब देख लेना कि आपका ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो अगर पी इंटू पी एफ आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, वरना नहीं होंगे। इनको क्वेश्चन फिर से बताना कैसे निकाला। यार सर फर्स्ट पार्ट ले लो इसका। ये लो जी, कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। सर इसका मतलब इक्का होता है क्या? एस का मतलब इक्का होता है, यस। तो थर्ड तो समझा देते हैं। और यार कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो मतलब हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सर क्वेश्चन थर्ड पार्ट में दिक्कत थी बस। लिख देंगे, वो भी लिख देंगे। देखो बेटा, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं। एफ इवेंट क्या है हमारा? एस। एस हमारा क्या होता है? इक्का। तो A1 A2 A3 A4, 4 इक्के हो गए। तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 13/52, 1/4 हो जाएगी। एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52, वो 1/13 हो जाएगी, है ना। अब हमसे पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ। अब जरा सोच के बताओ कि ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन कार्ड कितने होंगे? वन। एक ही होगा केवल, दोनों का इक्का, है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 1/52। अब देखना, ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो पीई इंटू पी एफ है क्या? तो वो आ जाएगा 1/4 इंटू 1/13, तो वो कितना आ जाएगा बेटा जी आपका? 1/52 आ जाएगा। सर अगर एस निकाल लेंगे, एस 4 होते हैं तो उसमें एक तो स्पेड का भी आएगा, तो हाँ तो वही तो फिर कह रहा ऐसे हूँ। ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं हुए ये। नहीं नहीं, डिपेंडेंट होने के लिए इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ये किसने कह दिया आपको? बल्कि अगर इंटरसेक्शन नहीं आएगा फिर तो ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया। इंडिपेंडेंट जो है ना, उनका सैंपल स्पेस इंडिपेंडेंट नहीं है। सैंपल स्पेस तो उनका सेम आ सकता है, वो बाय नेचर प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिपेंडेंट है। ये अंग्रेजी भाषा की समस्या ओके है, सर। इसीलिए मैं संस्कृत को ज्यादा अच्छा समझता हूँ, है ना। सर फिर संस्कृत में पढ़ाया करो। पढ़ रहे हैं बेटा संस्कृत, मैथमेटिक्स की बुक एक मैंने मंगवाई है, वो करेंगे शुरू। चलो खैर, ठीक है जी यहाँ तक। अब आज का, चेन्नई में यूनिवर्सिटी है एक, उन्होंने अलजेब्रा पब्लिश किया है संस्कृत के अंदर। अच्छा जी, एक आसान क्वेश्चन से बात शुरू करते हैं हम लोग ना। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग नहीं करेंगे, खैर। हाँ, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, 4 क्वेश्चन तुम करोगे। आज की हेडिंग लगा लें सभी लोग। आज की हेडिंग है बेस थ्योरम। उसका जो अपीयरेंस है वो मैं लिख देता हूं। इस अपीयरेंस में क्या चीज क्या होती है वो डिस्कस करेंगे।
ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ बेस थ्योरम। ठीक है, इसमें ए क्या है, ई आई क्या है, ये सब क्या कहानी है, उसको बड़े आराम से बड़े डिटेल से डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। अच्छा, जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स है। तो ये रहा मेरा बैग 1, इट हैज 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी। अच्छा, ये रहा मेरा बैग 2, इट हैज 5 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी। उसने कहा कि एक बॉल निकाली, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी एक में से निकाली है, और वो रेड कलर की आ गई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग 2 से निकाली गई होगी। ठीक है, तो बेस थ्योरम के अंदर हमेशा एक इवेंट ऐसा होगा जो कि हो चुका होगा। जैसे इस एग्जांपल में कौन सा इवेंट हो चुका है, बता दो यार। वन रेड बॉल हाँ, इज बॉल रेड आ चुकी है ना। सो ये एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, ये हमेशा होगा। बेस थ्योरम के हर क्वेश्चन में एक इवेंट ऐसा होगा दैट हैज ओकर्ड। अच्छा जी, अब उस इवेंट के होने के ना, जैसे मान लो मैं कि ये एक इवेंट मान लूं, उस इवेंट के होने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे वेज हो सकते हैं कि वो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। मतलब कि रेड बॉल जो है वो बैग 1 से भी आ सकती है, बैग 2 से भी आ सकती है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बैग 3 से भी आ सकती है, अगर 4 बैग है तो बैग 4 से भी आ सकती है। ठीक है जी। तो जो इवेंट हो चुका है, द इवेंट विच हैज ओकर्ड, इट हैज मल्टीपल वेज ऑफ ओकरिंग। ठीक है जी। तो हमसे वो ये पूछेगा कि ये इनमें से किस वे से ओकर हुआ है, मतलब किस पर्टिकुलर वे से ओकर हुआ है, उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इतना डाइसेक्शन करने के बाद हम लोग सबसे पहले इवेंट्स बनाएंगे। मैं हमेशा ए इवेंट उसको नाम दूंगा जो हो चुका है, बॉल इज रेड। ठीक है जी। और फिर E1, E2, E3 अलग अलग इवेंट्स बनाए जाएंगे जो कि मतलब नंबर ऑफ वेज होंगे इस इवेंट के होने के। जैसे E1 इस केस में क्या बनेगा, बैग 1 इज सिलेक्टेड, कि बैग 1 को सिलेक्ट किया है। और E2 क्या बनेगा, बैग 2 इज सिलेक्टेड। अगर 3 बैग होते तो मैं एक E3 और बनाता और बोलता कि बैग 3 इज सिलेक्टेड। इवेंट्स किस लाइन के ऊपर बन रहे हैं, किस आइडिया के ऊपर बन रहे हैं, ये बात किसी को समझ नहीं आई हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि यही चीज समझनी है इसमें बस। सभी के लिए क्लियर है? चलिए, अति सुंदर। अब सबसे पहले ना मैं ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। ए इवेंट का मतलब रेड बॉल आने की। तो रेड बॉल कैसे आ सकती है, मैंने कहा जी पहले तो बैग 1 को सिलेक्ट करो कि E1 हो जाए, और फिर अगर E1 हो गया है तो ए होना चाहिए। ठीक है जी। या फिर क्या करो, बैग 2 सिलेक्ट करो। अब अगर बैग 2 सिलेक्ट हो गया है तो रेड बॉल आनी चाहिए। ठीक है, इस केस में 2 ही बैग है तो मैं E1 E2 तक ही लिख रहा हूं। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा इस एग्जांपल में, बैग 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, क्योंकि 2 बैग है, दोनों में से किसी पर्टिकुलर बैग का सिलेक्शन होगा हाफ प्रोबेबिलिटी से। बैग सिलेक्ट हो गया, अब बैग 1 के सिलेक्शन के बाद रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/7। फिर बैग 2 सिलेक्ट होगा 1/2 प्रोबेबिलिटी से, और इसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा आपकी 5/11। ये जो भी एलसीएम आएगा आ जाएगा, मैं एलसीएम लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 3/14 सर प्लस वापिस बता। बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा जी ए इवेंट मेरा क्या है, वो है रेड बॉल का सिलेक्शन। अब वो कैसे हो सकता है कि पहले तो मैं बैग 1 सिलेक्ट कर लूं, फिर उसमें से बॉल निकालूंगा। ठीक है जी। फिर मैं बैग 2 सिलेक्ट कर लूं, फिर उसमें से बॉल निकालूंगा। बैग 1 सिलेक्ट होगा 1/2 से, उसमें से रेड बॉल आएगी 3/7 प्लस सर बैग। रेड बॉल कैसे आई, 3/7 कैसे आएगा? अरे 3 रेड बॉल है, टोटल 7 बॉल्स है। अच्छा सर, ठीक है ये जी। ढंग से बताया। क्या 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 कह रहा है? मैं सर इलेबोरेट कर दिया करो सर, ये E1 E2 जो भी है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A हमें ये निकालनी है, मतलब कि हमें क्या निकालना है कि बॉल जो है वो बैग 2 से आई है, तो बैग 2 से आई है, उसको मैंने इवेंट 2 कहा है, तो वो कैसे निकलेगी? अब नीचे तो आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी ए की, वो कितनी है 3/14 प्लस 5/22, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में जो E2 का कंट्रीब्यूशन है, E2 का कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 5/22। अब एलसीएम लेके फाइनल जो आंसर आएगा, दैट बिकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल कमिंग आउट ऑफ बैग 2। ठीक है जी। इस पूरी थ्योरी में कोई डाउट है किसी को तो पूछो बेटा, क्योंकि इसके बाद अब मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। कोई भी बात समझ नहीं आई तो पूछे। सर ये आपने E2 इंटरसेक्शन ए कैसे लिया? E2 इंटरसेक्शन मतलब कहाँ? ये E2/ है, यस सर। वही कह रहा हूँ, ये आपको समझना कम है और ये आपको पता होना चाहिए बस कि अगर आपको E2/A निकालना है तो कैसे निकलेंगी। ए की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं वो नीचे, और जिस इवेंट की निकालनी है उसका कंट्रीब्यूशन ऊपर। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये पूछा गया होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, तो मैं न्यूमरेटर में क्या ले लेता 3/14 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। क्यों? सर ये 5/22 E2 और A का इंटरसेक्शन है। हाँ, यस यस यस, ऑब्वियसली तभी तो आया है वो, लेकिन उस चीज के ऊपर इतना चिंतन नहीं करना है। ठीक है जी। अरे यार हाँ है ना तो बोल दो यार। यस सर। चलो जब 4 प्रश्न करेंगे, पहले बिल्कुल हल्के हल्के सवाल करेंगे, फिर कुछ भारी भारी करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हम लोग बेस थ्योरम पढ़ रहे हैं आज। सर इसके बीच में पिछली बार तो आपने वो करवाई थी टोटलिटी थ्योरम कुछ। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। हाँ मैंने टोटलिटी बोल दिया भैया। हाँ हाँ, वो मैंने तुम्हें आज ही पढ़ाई है, बस मैंने वो नाम यूज नहीं किया। कौन सी? वही कि अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल निकालनी है तो कैसे निकलेगी, पहले E1 से, फिर E2 से, फिर E3 से। बेसिकली ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालने का जो तरीका है ना, उसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके सर सर। एक बार बेस थ्योरम वाली स्लाइड दिखाना। ये वाली? यस सर यही वाली। चलिए समय कम है, क्वेश्चन शुरू करें।
हाँ जी, बैग ए कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स। चार चार ही दिए ना, मुझे दिख नहीं रहा। सर ये वाला तो करा ही दिया आपने। ये वाला करवा दिया क्या? मतलब ऐसा ऐसा करवा दिया तो ये तो हो ही जाना चाहिए। 2 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है ना। अच्छा जी, अब ए इवेंट बनाया मैंने, क्या? बॉल इज जेड। अच्छा, E1 इवेंट क्या बनेगा? इट बैग 1 इज सिलेक्टेड। इवेंट 2 क्या बनेगा? बैग 2 इज सिलेक्टेड, है ना। तो पहली बात तो रेड बॉल आने के चांसेस, बैग 1 का सिलेक्शन 1/2 से, और फिर रेड बॉल आनी है 4/8 से। बैग 2 का सिलेक्शन 1/2 से, और फिर रेड बॉल आनी है 2/8 से। तो ये आ जाएगा 6/16। सिंप्लीफाई है, आसान है तो मैं लिख दे रहा हूँ। हमें क्वेश्चन ने कहा है रेड बॉल तो आ गई, अब वो किस बैग से आई, ये पूछा है किस बैग से आई है? फर्स्ट बैग से। तो फर्स्ट बैग से है तो E1 डेली आई हो अब, ठीक है। तो आपका बैग 1 का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? ये 4/16 ये वाला आएगा ना, डिवाइड बाय 6/16 कैंसिल। 4/6 से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। क्या इतना गेम क्लियर है सभी के लिए? सर लास्ट वाला स्टेप बताना बिल्कुल। बता कौन से वाला? सर ये 4/16 कैसे आया न्यूमरेटर में? यार क्योंकि बैग 1 का कंट्रीब्यूशन ये वाला है ना। यस सर। बस वो न्यूमरेटर में डिवाइड बाय टोटल। सर ऊपर तो रेड बॉल आ गई और नीचे टोटल बॉल आ गई। बॉल तो ऊपर भी रेड है नीचे भी रेड है। नीचे तो रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी है, ऊपर रेड बॉल की केवल बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके सर। हाँ, चलिए जी अगला करें। सर हम इसमें ईयर 1 और ईयर 2 को लेंगे। हाँ जी, क्या किसको लेंगे? इसमें मुझे केवल इवेंट बता दो, तुमने इवेंट ए, E1, E2 इवेंट क्या क्या बनाए हैं? ए तो सर ये है कि ग्रेड ए मिला है। यस, इवेंट ए विल बी ग्रेड इज ए। और E1 इवेंट क्या होगा? कि वो हॉस्टलर है ना। और इवेंट 2 क्या होगा? कि वो डे स्कॉलर है ना। तो अरे यार ये क्यों उठा रहा हूं मैं? हाँ, तो आपका ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली बात तो हॉस्टलर होने के चांसेस कितने हैं? 60%। तो 60/100। हॉस्टलर होने के बाद ग्रेड ए की कितने चांसेस है? 30%। तो 30/100। अच्छा, डे स्कॉलर होगा 40% से। डे स्कॉलर होने के बाद आपके
ग्रेड ए आने के परसेंटेज कितने हैं 20। तो ये तो हो गए ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी। ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी, ग्रेड ए आ गया है, वो हॉस्टलर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो डिवीजन में कितना आ जाएगा, 18 और 26, 2600 बाय 10,000, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, हॉस्टलर का कंट्रीब्यूशन 1800 बाय 10,000। तो साफ करके जो भी आएगा 9/13 आएगा आई थिंक। ठीक है जी, ये हमारी थी बेटा बेस थ्योरम। होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बेटा 13.3। ठीक है, कल 13.4 करेंगे और फिर हमारा प्रोबेबिलिटी पूरा हो जाएगा। सैटरडे को, शनिवार को हम लोग इसकी मिसलेनियस करेंगे, है ना। सर और वो ये बात वेक्टर समझ, के टेस्ट कब चेक करोगे? बेटा इस संडे को करूंगा। एक्चुअली सही बताऊं तो यार, मुझे अब ये इतना टाइम हो गया है तो मुझे पता नहीं है कि मुझे किस किस ने भेज रखा है। या तो जिसने मुझे भेज रखा है ना, वो मुझे एक बार आज पर्सनली शाम को व्हाट्सएप कर दो दोबारा कि सर हमने भेज रखा है, वरना तो मैं मुझे एक का सर नाम। हाँ जी सर 1 तारीख से सर स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल से वो आ गया, मैसेज आ गया स्कूल से। सर मैम ने बताया था आज। बस तो स्कूल खुल जाएंगे, अपनी कोचिंग भी खुल जाएगी। ठीक है, ओके। होमवर्क रहेगा, बेस थ्योरम की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 13.3। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा जी।